नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यह गवर्नर जनरल श्रृंखला का 5वां और अंतिम भाग है, जिसमें हम दो बचे हुए गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सफिशिएंट है, जितने मैंने फैक्ट्स बताए हैं क्या इतने सफिशिएंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1772 से लेके 1857 तक 56 तक जितने भी मैं गवर्नर जनरल बता रहा हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे या जितने भी घटनाएं एवं कालानुक्रम पॉसिबल हो सकते थे, उन सभी को मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिया है। यह एक इतिहास का पूरा एक समरी के तौर पर है, जिसमें लगभग सभी पॉइंट्स मौजूद हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, तो मेरे ख्याल से इससे बाहर आने का कोई चांस है नहीं। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स और कुछ इतिहास के अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जहां पर इतिहास को विद कंसेप्ट आगे हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर 1947 तक कैसे कैसे घटनाएं घटी, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लैंड रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, 1857 क्रांति, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीवादी युग, उसके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम इतिहास का ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों के आने से और 1947 तक जब तक वायसराय आएंगे क्या क्या घटनाएं घटी, जिससे आपकी एक ओवरऑल समझ विकसित हो सके। तब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 1856 तक इनका 8 साल तक का कार्यकाल रहा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्यकाल था इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारत में इन्होंने जो कार्य किए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने जो राजनीतिक विस्तार है वो कैसे किया। ये डलहौजी जो थे वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से संबंधित थे, मतलब इनका दृष्टिकोण ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को विस्तारित किया जाए। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले किया व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को लाए। इस व्यक्तिगत सिद्धांत में क्या था कि गोद लेने की जो प्रथा थी उसको निषेध कर दिया। गोद लेने की प्रथा का मतलब ये है कि ऐसे जो स्थानीय शासक, जो भी राजा महाराजा, जो नवाब हों, जिनका कोई प्राकृतिक पुत्र, उनका नेचुरल कोई पुत्र ना हो, अगर उन्होंने कोई दत्तक पुत्र लिया है, गोद लिया है किसी को, तो उसको राजा नहीं माना जाएगा या उसको आगे नहीं शासन बढ़ाया जाएगा। तो इस आधार पर व्यक्तिगत सिद्धांत दिया, दत्तक पुत्र की मान्यता को इन्होंने खारिज कर दिया। तो जिस आधार पर इन्होंने कुछ किंगडम्स को अधिग्रहण कर लिया, अपने में मिला लिया। जैसे 1848 में आते ही सतारा का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, इसी व्यक्तिगत सिद्धांत, गोद लेने की प्रथा का निषेध शासकों के लिए, मतलब उसको मान्यता नहीं देंगे और उस साम्राज्य को अपने में मिला लेंगे। तो सबसे पहले जो साम्राज्य को मिलाया गया 1848 में वो थी सतारा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले सतारा को ही मिलाया गया था। बाद में आती है जैतपुर और संबलपुर, जिसको 1849 में मिलाया गया, एक साल बाद। ठीक उसके बाद आता है 1852 में उदयपुर जो किंगडम थी उसको भी मिला दिया। 1853 वेल नोन है, आप जानते ही हैं, झांसी की रानी के साथ युद्ध भी हुआ था, वो अपने बच्चे के साथ युद्ध लड़ी थी 1853। और अंतिम में जाके 1854 में नागपुर का जो क्षेत्र था या उसके जो शासक थे, उस राजनीतिक क्षेत्र को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया गया। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर इन राज्यों का अधिग्रहण किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतारा का नाम आप देखेंगे जब आज़ादी मिलने वाली होगी तो सबसे पहले ये आज़ाद भी हो जाएगा। बाद में हम देखेंगे आगे हिस्ट्री में, जब हम बाद में और आगे पढ़ते जाएंगे। इसके बाद ये तो हुआ व्यक्तिगत सिद्धांत से जिन किंगडम्स को लॉर्ड डलहौजी ने अपने में मिला लिया जबरदस्ती। इसके साथ ही साथ अवध का विलय हो गया। ये एक आश्चर्यजनक घटना थी क्योंकि अवध जो था, यहाँ पे वाजिद अली शाह जो थे वो शासन करते थे और सहायक संधि के अंतर्गत शासन था, मतलब जो अंग्रेजों ने कहा था सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना, वो भी इन्होंने मान लिया था उसी के अंतर्गत। लेकिन अवध का इन्होंने विलय कर लिया और बोला क्या, कुशासन, कि आप शासन अच्छा नहीं कर रहे हो, आपके कारण अव्यवस्था फैली हुई है अवध के क्षेत्र में। इस आधार पर अवध को छीन लिया, मीन्स अवध का इन्होंने विलय कर लिया। ये एक बहुत बड़ी घटना बनेगी जो 1857 की क्रांति के लिए एक चिंगारी का काम करेगी। अवध का क्षेत्र, अवध में कौन थे उस समय नवाब? वाजिद अली शाह जो थे वो उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बरार का जो क्षेत्र था
उसको इन्होंने निजाम से ले लिया। बरार का क्षेत्र एक्चुअली महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का क्षेत्र जो है वो बरार का क्षेत्र है, वह कपास उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते ही हैं कि भारत कपड़े के लिए फेमस था, सूती कपड़ों के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं से कच्चा माल लेती थी सूती कपड़ों के लिए, ठीक है। तो बरार का जो क्षेत्र था इन्होंने निजाम से ले लिया। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अवध का अधिग्रहण हुआ, फिर बरार का भी हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक विस्तार भारत के अंदर किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। पहला आंग्ल सिख के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज बात करेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 1848 से 49 एक साल चला और इसमें पंजाब की हार होती है और पंजाब का अधिग्रहण होता है। इस प्रकार से पंजाब टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया और इनका जो विस्तार है पंजाब तक पहुंच गया। अब फिर अफगानिस्तान बचा जिसको ये कभी जीत ही नहीं पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ 1850 में इन्होंने सिक्किम का भी अधिग्रहण कर लिया। सिक्किम की तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इन्होंने सिर्फ रीजन ये दिया कि 2 ब्रिटिश डॉक्टर थे, उनके साथ सिक्किम की जो शासन था, जो भी स्थानीय शासक था, उसने उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, बस इस आधार पर सिक्किम गए और सिक्किम का भी अधिग्रहण कर लिया। ताकत थी तो ताकत के आधार पर 1850 में सिक्किम का भी अधिग्रहण हो गया। इसके बाद 1852 का साल आया, दक्षिणी बर्मा का अधिग्रहण हो गया। सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ, बर्मा जिसको आज म्यांमार बोलते हैं। तो सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर जो कि 1852 से 1853 एक वर्ष के लिए चला, जिसके अंतर्गत दक्षिणी बर्मा का अधिग्रहण कर लिया गया। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार बताया था, जिसमें अराकान वाला जो प्रांत था उसका अधिग्रहण कर लिया, जो ऊपरी पार्ट था उत्तरी। 1852 में 1852 से 53 एक साल युद्ध चलने के बाद, सेकेंड एंग्लो बर्मा के युद्ध के बाद दक्षिणी बर्मा का भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर जो हुआ था उसके बाद कौन सी ट्रीटी अर्थात संधि हुई थी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ऐसे पार्टिसिपेशन से आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। कुछ प्रशासनिक काम किए, जैसे एक इंपॉर्टेंट काम हुआ कि शस्त्रागार जो था उसको कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया। जो भी इनका जहाँ शस्त्र रखे जाते थे उस शस्त्रागार को कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया गया। आप देखेंगे 1857 में मेरठ से ही क्रांति शुरू होती है। तो शस्त्रागार को कलकत्ता से मेरठ करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट काम हुआ कि गोरखा रेजिमेंट का इन्होंने गठन किया। गोरखा रेजिमेंट का गठन इनके ही कार्यकाल में हुआ, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संथालों का दमन हुआ। आपने सुना होगा संथाल विद्रोह। संथाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 1855 में संथाल द्वारा विद्रोह किया गया। संथाल एक्चुअली झारखंड की एक जनजाति है, आदिवासी लोग हैं। 1855 में एक्चुअली मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम जो था बंगाल, बिहार और बनारस तक क्षेत्र में लागू था। उस समय बिहार जो प्रांत था उसमें झारखंड आता था। तो संथाल जो थी जनजाति थी जो झारखंड में रहती थी और यहाँ पर जमींदारी सिस्टम लागू था। मैंने आपको बताया जमींदारी सिस्टम में क्या था, जमीन का मालिक कौन हो गया, जमींदार। तो किसान जो थे वो अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठे, तो जो आदिवासी लोग थे उनकी जमीन भी ले ली गई। तो इसी आधार पर इसी का विरोध करने के लिए संथाल जो जनजाति थी उन्होंने एकता बनाई। करीब 10,000 संथाली जो थे वो एक साथ हुए और इन्होंने विद्रोह कर दिया, बहुत से जमींदारों को मारा। इसके बाद अंग्रेज जब पता चला तो उन्होंने जब अपनी सेना भेजी तो फिर इनका दमन कर दिया गया। तो संथाल विद्रोह का जो दमन है वो 1855 में ही विद्रोह हुआ था और उसका दमन कर दिया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे और इनका बुरी तरीके से दमन कर दिया था क्योंकि वो लोग धनुष बाण चलाते थे और इनके पास मॉडर्न हथियार थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल थी, समर कैपिटल थी, उसको इन्होंने शिमला बनाया था। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस भी है डलहौजी के नाम से। तो जो ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल थी उसको शिमला पहुंचा दिया इन्होंने। शिमला जो था इनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था उस समय, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो टाइटल्स हुआ करते थे, नाम के आगे जो टाइटल्स लगाते थे उनको
रद्द कर दिया गया कि अब टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे किसी को, साथ ही साथ पेंशन देने से मना कर दिया। मैंने आपको बताया था जैसे मराठा युद्ध हुआ था, अंतिम मराठा युद्ध में क्या हुआ था कि पेशवा को पेंशन देके बिठूर भेज दिया गया था। तो अब इन्होंने कहा कि अब हम किसी को पेंशन नहीं देंगे। हुआ क्या, कर्नाटक का जो नवाब था उसकी मृत्यु हुई, तो उसका जो बेटा था उसको पेंशन देने से इन्होंने मना कर दिया। इसी प्रकार पेशवा जो थे बाजीराव सेकंड, जब वो मरे उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको भी पेंशन देने से मना कर दिया। फिर आप जानते ही नाना साहब का रोल आया था 1857 की क्रांति में। ये एक कारण था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे भी काम कर दिए थे जिन्होंने भारतीयों में असंतोष को जन्म दे दिया था। तो टाइटल और पेंशन को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो भारतीय शासक इधर उधर थे जो पेंशन पर थे वो भी वो खत्म हो गए, और टाइटल्स जिनको मिलते थे वो टाइटल्स भी चले गए, जो भारतीय शासकों या लोगों को दिए जाते थे। टाइटल्स और पेंशन को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो होपफुली आपको लॉर्ड डलहौजी के ये सारे जो भी राजनीतिक काम थे वो क्लियर हुए होंगे। ये सारे कालानुक्रम और घटना जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी परीक्षा में ये सारे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके कुछ सुधार भी हैं, इन्होंने कुछ सुधार भी किए भारतीय प्रशासन में। सबसे पहला था कि PWD, जो आप PWD विभाग आज वर्तमान में देखते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो था उसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी, और इन्होंने सड़कें और नहरों बनवाने का काम शुरू किया था। वर्तमान में जो आप GT रोड देखते हैं उस GT रोड का निर्माण कार्य इन्होंने ही शुरू करवाया था। जो कभी शेरशाह सूरी के समय बनी हुई थी उसका पुनर्निर्माण जो है लॉर्ड डलहौजी के समय ही शुरू हुआ था, और PWD का विभाग जो है एक विभाग के तौर पर PWD स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पोस्टल और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। पोस्टल के लिए डाकघर स्थापित किए गए, स्टाम्प पोस्टल स्टाम्प की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। साथ ही साथ इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पारित किया गया था, पोस्टल अधिनियम। टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार टेलीग्राफ आया, पहली बार आगरा से कलकत्ता, याद रखिएगा आगरा से कलकत्ता पहली बार टेलीग्राफ, जिसको हिंदी में विद्युत तार बोलते हैं, बोलते नहीं थे कि तार आया है, तो कलकत्ता से आगरा पहली बार तार की शुरुआत हुई, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी के समय ही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आगरा से कलकत्ता शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम हुआ लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में वह था रेलवे की शुरुआत। इंडियन रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। प्रस्तावना तो इसकी बहुत पहले से बन रही थी, लेकिन इन्होंने इस काम को धरातल पे लेके आए और 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। पहली रेल जो है वो चली बॉम्बे से ठाणे। ठीक है, ये 40 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, इस पे पहली रेल चली। दूसरा ट्रैक जो बना था, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, पहला सब याद रख लेते हैं। दूसरा था कलकत्ता से रानीगंज। रानीगंज आपको पता होगा कोलकाता की कोयले की सबसे बड़ी खान है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज से कलकत्ता को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया, क्योंकि कोयले की आपूर्ति वहीं से होती थी। तो पहला ट्रैक बॉम्बे से ठाणे, दूसरा कलकत्ता से रानीगंज। तो ये दो रेलवे ट्रैक बिछाए गए और रेलवे की शुरुआत हुई। एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत हुई थी रेलवे की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो उस समय थी उसके द्वारा नहीं थी। जो निजी निवेशक थे, प्राइवेट इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा लगाया था। हालांकि सरकार ने उनको गारंटी दी थी कि 5% का रिटर्न उनको मिलेगा ही मिलेगा। इस आधार पर प्राइवेट इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, लेकिन पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर का लगा था, ना कि गवर्नमेंट का। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने भी साथ में योगदान दिया, प्राइवेट इन्वेस्टर और गवर्नमेंट दोनों ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है रेलवे का, इसलिए याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि निजी निवेशकों ने पैसा लगाया था, ना कि सरकार ने। हालांकि बाद में दोनों आ गए थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि निजी निवेशकों को सरकार ने गारंटी दी थी कि उनको 5% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा जो है की शुरुआत वही है जहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस परीक्षा की, उस परीक्षा की शुरुआती लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, मीन्स कॉम्पिटिशन के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल डलहौजी के समय हुई। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि भारत
की तरफ से कौन सा पहला भारतीय था जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी फेमस नाम भी है, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक सामाजिक सुधार हुआ बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह। एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, विधवा पुनर्विवाह मीन्स जो विधवा महिलाएं हैं उनकी द्वारा शादी कराई जा सकती है। आपको पता है सती प्रथा को मैंने कल बताया था, विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में ख़त्म किया गया। अब जो विधवा हैं उनकी द्वारा शादी कराई जाए, इसके लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया। इस काम में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने उनका योगदान दिया था, उनका नाम था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत बड़े विद्वान थे जिनकी मदद से यह अधिनियम लाया गया था। इन्होंने बहुत से संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की थी। इवन बांग्ला जो भाषा है उससे संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए इनका बड़ा योगदान है। बांग्ला व्याकरण में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक 20-20 वर्षों बाद एक एक चार्टर आता है। 1793, 1813, 1833, अब आया है चार्टर एक्ट 1853। 1853 में 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता है और ये कहा जाता है, 1833 वाले में क्या कहा था कि कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1853 में कहा गया कि कंपनी का शासन भारत में तब तक रहेगा जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे। ठीक है, पहले 20-20 वर्षों के लिए कंपनी का चार्टर बढ़ाते थे, इस बार 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया और कहा कि जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी, क्योंकि ब्रिटिश संसद ही कानून पारित करती थी, कहा गया कि ब्रिटिश संसद जब तक चाहेगी तब तक ही कंपनी जो है भारत में शासन कर सकेगी। ये ब्रिटेन की संसद की जो है उसकी इच्छा के अनुसार रहेगा। और आप देखेंगे ज़्यादा दिन इच्छा रह भी नहीं पाई। 1853 में कानून आया, 4 साल बाद 5 साल बाद 1858 में सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ से वायसराय बनने शुरू हो जाएंगे और नए कानून आएंगे। इनके बारे में हम कल से चर्चा करेंगे। तो ये 1853 का एक्ट आया था। इसमें एक बात और बोली थी 1853 के एक्ट में कि जितनी भी नियुक्ति होंगी, अपॉइंटमेंट होंगी, उनमें भी कंपनी का कोई रोल नहीं होगा, वो सीधे ब्रिटेन से होता था। चार्टर एक्ट, सारे एक्ट्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 दिन बाद इनके बारे में डिटेल से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 1793 या से लेके 1947 तक के जितने भी अधिनियम हैं उनके बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। ये थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए कार्य एवं उनका जितना राजनीतिक विस्तार है। बात आती है 1856 में, इन्होंने इतना रायता फैला दिया था कि जैसे तैसे जब ये गए 1856 में लॉर्ड कैनिंग, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। 1856 में के अंतिम बनाया गया। 1857 आते आते लॉर्ड कैनिंग ने अपना पदभार जब संभाला तो इन्होंने आते ही बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास एवं मद्रास, यहां पर बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास जो है यहां पर विश्वविद्यालय खुलवाए। ये तीनों जगह विश्वविद्यालय बने लॉर्ड कैनिंग के समय। ये 1856 की कहानी है। इसके बाद ही 1857 में बने तीनों विश्वविद्यालय। इसके बाद ही जो 1857 का क्रांति है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और यही लॉर्ड कैनिंग जो हैं अब वायसराय कैनिंग बन जाएंगे, जिसके बारे में हम अगली सीरीज जब चलाएंगे वायसरायज के बारे में, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहते हुए सिर्फ उनके कार्यकाल में तब तक उतना ही हो पाया, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, 1854 में ये शिक्षा के लिए एक मैग्ना कार्टा माना जाता है। शिक्षा पर मैग्ना कार्टा है। यहाँ से भारतीय जो शिक्षा है उसकी नींव पड़ी। पहली बार शिक्षा विभागों की स्थापना हुई, महिला शिक्षा के बारे में बात की गई, प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक क्या क्या काम होंगे उसके बारे में पूरा ही एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया कि भारतीय शिक्षा की
जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, कैसे शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, शिक्षा विभाग की स्थापना, टेक्निकल जो एजुकेशन होगी उसके बारे में बात की गई। तो वुड्स डिस्पैच जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो इसके बारे में जब हम शिक्षा पे बात करेंगे तो वहाँ डिटेल से बात करेंगे। इतना जरूर याद रखिएगा 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, और यही वुड्स डिस्पैच जो था प्राइमरी शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक, इसी की रिकमेंडेशन पे मैंने बताया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय विश्वविद्यालय खुले, तो 3 विश्वविद्यालय इसी के जो भी वो थी संस्कृति उसके आधार पर 1857 में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। तो वुड्स डिस्पैच कब आया था, इसको शिक्षा पर मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। 1772 से 1857 तक जितने जो भी गवर्नर जनरल थे लगभग 15 थे, हमने सभी पर बात कर ली। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिटेल से चर्चा कर ली। मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर क्वेश्चन जाने का कोई सवाल नहीं बनता है। होपफुली आप सारे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार रिवाइज करने के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ये संभव नहीं है, फिर भी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर सही करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली सीरीज हम वायसराय के बारे में शुरू करेंगे। थैंक यू।